प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की यह ऑनलाइन कक्षा हमारी रस निष्पत्ति के शीर्षक पर केंद्रित रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें आपके एक प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक संकलित हैं रीतिकालीन काव्य, और उसमें 8 कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं, जिसमें केशवदास जी, बिहारी, गणानंद, देव, सेनापति, कवि भूषण, मतीराम और वृंद कवि, ये 8 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं। इस पाठ्य पुस्तक को अभी हमने शुरू नहीं किया है। और ये जब रीतिकालीन काव्य आपके पाठ्यक्रम में हैं तो एक प्रश्न आपके 12 अंकों का आता है रीतिकालीन काव्य के इतिहास से संबंधित। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य की परिस्थितियाँ और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल का नामकरण विवादास्पद रहा है, इन 3-4 प्रश्नों के उत्तर पर मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाएं ली थी, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आपके ये 12 अंकों का प्रश्न एक आपके तैयार हो गया है रीतिकालीन काव्य के इतिहास से संबंधित। रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इन कवियों पर भी मैंने विस्तार से चर्चा की थी। रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर मैंने बात की है। रीतिकाल के नामकरण जो विवादास्पद रहा है, इस पर हमें समीक्षात्मक रूप से पढ़ा है। साथ ही रीतिकालीन परिस्थितियों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। साथ ही आपके 16 अंकों का एक प्रश्न और आता है, जिसमें रीति का तात्पर्य, नायक नायिका के प्रमुख भेद, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य, साथ ही रीतिकाल में जो काव्यशास्त्रीय संप्रदाय हैं, रस और अलंकार आपके 2 पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिसमें से काफ़ी विषयों पर हमने चर्चा कर ली है। नायक और नायिका के भेद हम आगामी ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। और आज हम रस संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रमुख प्रश्न जो आपका है रस निष्पत्ति, और तुरंत इससे पहले जो 2 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें मैंने रस को विस्तार से, रस संप्रदाय पर प्रकाश डालते हुए रस को विस्तार से समझाया, रस संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्यों के बारे में मैंने बताया, और रस के जो प्रमुख अवयव हैं, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र जो लिखा था, जिसमें उसके 6ठे अध्याय में इन्होंने इसमें रस के प्रमुख अवयवों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। तो मैंने पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने रस के प्रमुख अवयवों पर विस्तार से चर्चा की, आपको पढ़ाया। आप उस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से तैयार करें। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं अब आरंभ करने जा रहा हूं। आप सभी का इस रस सिद्धांत विषय में पुनः हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारतीय काव्यशास्त्र जो है, उस काव्यशास्त्र में 6 संप्रदाय प्रमुख रूप से हैं। ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन हैं। अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भामे हैं, 2 ये हो गए। तीसरा रस संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, ये 3। और चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। और 5वां है रीति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। और 6ठा संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आपके पाठ्यक्रम में 2 संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय। अब हम आगे बढ़ते हैं। और रस संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय हैं। और वस्तुतः इस रस के जो मूल प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। इन्होंने नाट्यशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी, जिसके 6ठे अध्याय में इन्होंने रस सूत्र का प्रतिपादन किया, रस का विवेचन किया। काव्य के पठन श्रवण से मिलने वाले आनंद को ही काव्य रस कहा जाता है। यानी किसी कृति रचना को जब हम पढ़ते हैं तो अति आत्मविभोर होते हैं, अत्यंत सुखानुभूति होते हैं, आनंदातिरेक से तन्मय हो जाते हैं। तो होने वाली
इस अनुभूति को काव्यानंद की संज्ञा दी गई है। यानी किसी रचना को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से मिलने वाला आनंद काव्य रस कहलाता है। भरत मुनि के द्वारा जो ये रस सूत्र दिया था सॉरी, इस रस सूत्र की भाषा इतनी शिथिल है कि उसका कोई भी तात्पर्य लगाया जा सकता है, कोई भी कल्पना की जा सकती है। जिस प्रकार दर्शन शास्त्र के संदर्भ में ब्रह्म सूत्र अहम ब्रह्मास्मि बाद नारायण जी ने जो सूत्र दिया था उसको लेकर के भावी शास्त्रार्थ हुआ था, जिससे मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी का विशिष्ट शुद्धाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य जी का विशिष्टता द्वैतवाद जैसे कई दार्शनिकवादों का जन्म हुआ था। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो आत्मा और परमात्मा को लेकर के ये दर्शन सामने आए थे। उसी प्रकार रस सूत्र की व्याख्या से उसी प्रकार रस सूत्र की व्याख्या से उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद एवं अभिव्यक्तिवाद आदि के चिंतन सामने आए। प्यारे विद्यार्थियों, रस सूत्र को लेकर के जो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकु का अनुमितिवाद और भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये चार सिद्धांत जो सामने आए, चार वाद उभर करके आए, जिनमें रस निष्पत्ति को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। अब आपकी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जब ये प्रश्न आ जाता है कि रस निष्पत्ति पर विस्तार से प्रकाश डालिए, तो इन चारों वादों में जो इनके चिंतन हैं और इनकी जो समीक्षाएं की गई, इनकी जो कमियां और खूबियां हैं, उन्हीं को केंद्रित करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम आगे चर्चा कर रहे हैं। भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है वो रस सूत्र आपके सामने देखिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात स्थायी भाव जो है मनुष्य के हृदय में पूर्व प्रसुसुप्त अवस्था में वासना रूप में मौजूद रहते हैं, जिन्हें पूर्व संस्कार भी कहा गया है कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर जन्म देते ही उन संस्कारों का समावेश विधाता ने कर दिया था, जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को पाकर के वो जागृत हो जाते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने ये स्थायी भाव ही कब रस की ओर परिणत होता है उसको लेकर के ये सूत्र दिया था कि मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव विभावों यानी आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभावों कायिक, वाचिक, आंगिक, सात्विक, जो हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा था, इन रस के अवयवों के बारे में। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में बदलता है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति का अर्थ अस्पष्ट है। संयोग और निष्पत्ति का अर्थ अस्पष्ट है तथा सभी परवर्ती आचार्यों ने इन दो शब्दों पर बल देकर भारी विचार विमर्श किया है। सबसे पहले भरत मुनि जी के विचारों को समझ लेना आवश्यक है और इस संदर्भ में आचार्य भरत मुनि ने दो आनुवंशीय श्लोक प्रस्तुत किए, जिसमें पाक रस के आधार पर नाट्य रस की कल्पना की है। ये पाक रस क्या है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए आप, पाक यानी भोजन रस। भोजन कैसे बनता है, कितने अवयव, कितने तत्व उसमें मिलाए जाते हैं, उसी तरह से ये नाट्य रस कैसे बनता है, यानी नाटक में कितने अवयव मौजूद होते हैं, कितने अंग मौजूद होते हैं। तो इन दोनों की तुलना करते हुए इन्होंने पाक रस के आधार पर नाट्य रस की व्याख्या की थी और जिनका विवेचन इस प्रकार है। देखिए, जिस प्रकार नाना व्यंजनों, देखिए, जिस प्रकार नाना व्यंजनों औषधियों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है यानी उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुणवादी द्रव्यों यानी भोजन बनता है, सब्जी बनती है, जैसे कि मुख्य सब्जी क्या है, जैसे मान लीजिए गोभी या भिंडी की कोई मुख्य सब्जी है तो मुख्य तत्व मौजूद है, तो स्थायी भाव उसी के नाम से भी सब्जी जानी जाती है। इसी तरह से स्थायी भाव भी उसी के नाम से, जैसे रत्ती, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो श्रृंगार का नाम लेते ही रत्ती उसमें मुख्य मौजूद हैं। तो जिस प्रकार गुणवादी द्रव्यों
व्यंजनों और औषधियों से षड्वादी रस बनते हैं। जैसे 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, यानी चीनी तो एक ही होती है, उनके रूप बदलते जाते हैं। उसी प्रकार सब्जी में भी हमने ऑयल डाला, मिर्ची डाली, धनिया डाला, पुदीना डाला, टमाटर डाला, ये सारी चीज़ों का मिश्रण होकर के उसके बाद में सब्जी और भोजन, चपाती जो बनती है, कई तरह के आटे से मिलकर के, अनाजों से मिलकर के वो रोटी बनती है। तो जब हम इनका स्वाद लेते हैं तो आहा, आनंद आ गया। तो वो जो भोजन करने से जो आनंद अनुभूति हो रही है वो लौकिक है, भौतिक है, इसी लोक से जुड़ी हुई है। जबकि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के रूप से जिस स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वो अलौकिक है। यानी रस के स्वरूप को लेते हैं तो रस अलौकिक हैं। रसानुभूति जब हम करते हैं तो उसे लोकोत्तर कहा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। अखंड रसानुभूति होती है, खंड खंड नहीं, टुकड़े टुकड़ों में नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसी प्रकार नाटक के अनुशीलन से विविध भावों के संयोग से स्थायी भाव भी रसत्व को प्राप्त होते हैं। यहाँ भरत मुनि जी ने संयोग का जो अर्थ लिया है वो है सम्यक योग, अर्थात मिलन, संसर्ग, मेल। और किनका मेल? स्थायी भावों के साथ में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का मेल। और निष्पत्ति का जो अर्थ है वो लिया गया है स्थायी भाव नवीन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त कर लेता है। तो संयोग का अर्थ है तत्वों का मिलन और निष्पत्ति का अर्थ है स्थायी भाव की निष्पत्ति, यानी रस की ओर परिणत होना। अतः भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि जिस प्रकार नाना व्यंजन अपना अस्तित्व व स्वाद छोड़कर, या व्यंजन का तात्पर्य तत्व, जैसे सब्जी में कितने तत्व मिलाए जाते हैं, इसी तरह से अनाज है तो जो पिसा हुआ आटा है उसमें पानी या अन्य और चीज़ें डाल करके उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, ये एक तरह से व्यंजन है जिस भोजन को और अधिक स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। सब्जी में भी जैसे तरह तरह के मसाले उसमें डाले जाते हैं। तो जिस प्रकार नाना व्यंजन अपना अस्तित्व व स्वाद छोड़कर भोज्य रूप में परिणत होते हैं, यानी जैसे कि आप सब्जी खाते, सब्जी का आप स्वाद लेते हैं, भोजन करते हैं, तो आपसे पूछा जाए टमाटर कैसा लगा, मिर्ची कैसी लगी, आपको धनिया कैसा लगा, या उसमें डाला हुआ ऑयल कैसा आपको लगा, तो आप अलग अलग नहीं बता करके आप समवेत रूप में कहेंगे कि आहा, आनंद आ गया, सब्जी बहुत अच्छी बनी। यानी जैसे गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, नाम गोभी का रहेगा। इसी तरह से स्थायी भावों में भी जो 11 स्थायी भाव हैं उनमें नाम उस रस का ही मौजूद रहेगा, बाकी जो तत्व हैं वो उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार नाना व्यंजन अपना अस्तित्व व स्वाद छोड़कर भोज्य रूप में परिणत होते हैं, उसी प्रकार रस के विविध अवयव समन्वित रूप में रसत्व को प्राप्त होते हैं। भरत मुनि ने सामाजिक को महत्व दिया है। सामाजिक का तात्पर्य सहृदय व्यक्ति, जो समाज में रहता है, जो हृदय को धारण करता है, जो सहानुभूति प्रकट कर सकता है। यानी आतंकवादी प्रकृति का खूंखार व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति को रसानुभूति नहीं हो सकती, उसमें ममत्व भाव नहीं है, वो सहृदय नहीं हो सकता, उसका हृदय एक तरह से मर चुका है, वो केवल खूंखार प्रवृत्तियों पे ही टिका रहता है। जिस प्रकार स्वस्थ चित्त व्यक्ति ही, यानी जैसे कि सर्दी जुकाम जिसको नहीं लगा हुआ, स्वस्थ चित्त व्यक्ति ही भोज्य रस का आस्वाद ले सकता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति ही भोजन रस का आनंद लेता है। उसी प्रकार सहृदय पाठक, जो हृदय को धारण करता है, जो दर्शक है, जो श्रोता है, सहृदय पाठक ही नाट्य रस का आस्वाद कर सकता है। जैसे सर्दी जुकाम लगी हुई है तो हम कोई स्वाद लेते हैं, आस्वाद लेते हैं तो हमें बेस्वाद लगता है। तो कहने का तात्पर्य सहृदय और स्वस्थ व्यक्ति ही काव्य अनुशीलन करके रसानुभूति प्राप्त कर सकता है। आस्वाद एक तरह से कारण है प्रथम, तथा आनंद कार्य द्वितीय स्थिति है। पहले आस्वाद लेना होगा, उसके बाद में आनंद अनुभूति प्राप्त होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने रस निष्पत्ति से जुड़े हुए प्रमुख विषय वस्तु पर बात की है, और आगामी जो ऑनलाइन कक्षा आपकी होगी उसमें हम भरत मुनि के इस रस सूत्र के जो प्रमुख व्याख्याकार हैं, जिससे रस निष्पत्ति का ये प्रश्न आपका बना है, उसमें भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, उसके बाद
आचार्य समकुक का अनुमितिवाद, और फिर भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, इन 4 वादों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं एक सेकंड आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम बर्टोल्ट के उत्पत्तिवाद से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।